नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और चर्चा में रही राष्ट्रीय अपील के पीछे के मैक्रो इकोनॉमिक गणित को डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने काफी ध्यान खींचा है, जहां नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने और सोने की खरीदारी टालने जैसी बातें कही गई हैं। एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि देश की बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने की एक बहुत ही सोची समझी और स्ट्रेटेजिक रणनीति है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कोई सरकार देशवासियों से ये क्यों कहेगी कि घर पर रहिए और सोना मत खरीदिए। पहली बार सुनने में ये किसी इमरजेंसी जैसा लग सकता है, लेकिन इसका असली मकसद ये समझना है कि कैसे आम नागरिक के छोटे छोटे कदम और फैसले राष्ट्रीय स्तर पर देश की बैलेंस शीट, बढ़ती महंगाई और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर कितना बड़ा असर डालते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, ग्लोबल झटके और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, उसने एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। संघर्ष से पहले जो कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से भी नीचे हुआ करता था, अब आशंका जताई जा रही है कि वो उछलकर सीधे 120 या $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये पूरा मामला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं। इससे देश का इंपोर्ट बिल यानी आयात का खर्च तेजी से बढ़ता है। उस बिल को चुकाने के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर खर्च होने लगते हैं। डॉलर की कमी से रुपया कमजोर होता है और कमजोर रुपए का सीधा सा मतलब है देश के अंदर महंगाई का बढ़ना। अर्थशास्त्र की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका मतलब है कि ये महंगाई देश के अंदरूनी कारणों से नहीं, बल्कि बाहरी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आ रही है। और जब तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट, एविएशन, खेती, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर एक सेक्टर पर इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की मार पड़ती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डॉलर ड्रेन और ऑयल मार्केट पर इसका असर। अब होता क्या है कि सरकार अक्सर कोशिश करती है कि आम जनता पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा बोझ न पड़े, इसलिए रिटेल प्राइस को कम रखने का दबाव बनाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल बहुत महंगा है। इस अंतर से एक बड़ा वित्तीय गड्ढा बन जाता है, जिसे अंडर रिकवरीज कहा जाता है। यानी तेल कंपनियों को जो असली कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और ये गड्ढा कितना बड़ा है, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस अंडर रिकवरी की वजह से रोजाना लगभग 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, ये कोई हवा में गायब होने वाला पैसा नहीं है। इस नुकसान की भरपाई आखिरकार पब्लिक फंड्स यानी सरकारी खजाने से ही करनी पड़ती है। भाग 3, वर्क फ्रॉम होम का अर्थशास्त्र, एक आर्थिक ढाल। बिना किसी पैनिक के इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, यहीं से बात आती है वर्क फ्रॉम होम की। ये सिर्फ एक कॉरपोरेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। कोविड-19 महामारी के समय हमने देखा था कि जब लोग घर से काम करते हैं तो सड़कों पर गाड़ियां कम निकलती हैं। जब देश में डीजल और पेट्रोल कम जलेगा तो हमें बाहर से कच्चा तेल भी कम मंगवाना पड़ेगा। इसका सीधा गणित है कि हम अपना क्रूड इंपोर्ट बिल कम कर रहे हैं और अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहे हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, गैर जरूरी आयात और डॉलर की बचत। बात सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है। ये अपील सीधे तौर पर उन चीज़ों को भी टारगेट करती है जिन्हें अर्थशास्त्र में नॉन प्रोडक्टिव डॉलर ड्रेन कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है सोने का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। अर्थशास्त्र में सोने को एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट माना जाता है क्योंकि ये बस तिजोरी में रखा रहता है, लेकिन देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा देता है। इसके अलावा विदेशी छुट्टियों को टालने की बात भी कही गई है, क्योंकि फ्लाइट्स, होटल्स और शॉपिंग के जरिए भारी मात्रा में हमारी करेंसी डॉलर्स में बदलकर बाहर चली जाती है। साथ ही खाने के तेल और फर्टिलाइजर जैसे आयातों पर निर्भरता कम करने पर भी काफी जोर दिया गया है। अब मन में ये ख्याल आ सकता है कि सरकार सोने के आयात को रोकने के लिए बस उस पर टैक्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा देती। वर्तमान में ये प्रभावी रूप से लगभग 6% के आसपास है।
लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। अगर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो सोने की तस्करी यानी स्मगलिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए कानून सख्त करने से ज्यादा सुरक्षित रास्ता ये है कि सीधे जनता से ही मांग कम करने की अपील की जाए। भाग 5 1991 के संकट से तुलना। जब भी डॉलर बचाने की सख्त बातें होती हैं तो कई विश्लेषक स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना 1991 के उस डरावने बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से करने लगते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को देखने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1991 में मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, लगभग शून्य के बराबर। तब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास लगभग $700 बिलियन का विशाल फॉरेक्स रिजर्व है, जो 11 से 12 महीने की आयात के लिए काफी है। आज का कदम सोना गिरवी रखना नहीं है, बल्कि केवल कुछ गैर जरूरी खर्चों को टालना है। इसके अलावा आज हमारी अर्थव्यवस्था 1991 की तुलना में कई गुना मजबूत स्थिति में है। हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत ताकतवर हो चुका है। अर्थव्यवस्था का आकार काफी बड़ा है। निर्यात क्षमता यानी एक्सपोर्ट कैपेसिटी में भारी विस्तार हुआ है और सर्विस सेक्टर भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो ये साफ है कि वर्तमान की ये अपील किसी डर या पैनिक का संकेत नहीं है, बल्कि ये समय से पहले लिया गया एक स्मार्ट मैक्रो इकोनॉमिक डिफेंस है। अगर एक एक्सपर्ट आर्थिक दृष्टिकोण से इस पूरी बात को समेटें तो यहाँ मकसद एकदम साफ है: आर्थिक लचीलापन लाना, आयात निर्भरता में कमी करना और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। ये बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता को कम करने और राष्ट्रीय बैलेंस शीट को किसी भी बाहरी झटके से बचाने का एक बहुत ही ठोस और रणनीतिक कदम है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। हमारी रोजमर्रा की आदतें, सुबह ऑफिस जाना, छुट्टियां प्लान करना या त्योहार पर सोना खरीदना, ये सब ग्लोबल सप्लाई चेन के उन अदृश्य धागों से कितनी मजबूती से बंधे हैं। क्या कभी सोचा था कि दुनिया के किसी कोने में हो रही जियोपॉलिटिकल हलचल का सीधा कनेक्शन घर के बजट से हो सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस खास आर्थिक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।